बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं प्रोफेसर मोहम्मद वकास सलीम आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। ठीक है, और आज जो मैं आपके लिए सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो है केमिस्ट्री, और जिसमें जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए हम बाकायदा तौर पे अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बाकायदा तौर पे अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, और इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है, इजी भी है और इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत सिंपल है। देखो, आज हम जो सीखेंगे ना वो ये होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम वो कंपाउंड्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन सोर्सेज हैं हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करने के, उसमें सबसे पहला है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम इसमें मुख्तलिफ तरह की हमारे पास जो है वो कंपोजिशंस होंगी, वो हम डिटेल में देखते हैं। दूसरा जो हमारे पास मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है कोल। ये नेचुरल सोर्सेज हैं, एक बात आप इंपॉर्टेंटली याद रखें, दीज सोर्सेज आर टोटली नेचुरल। इसके अलावा हमारे पास खुद से सिंथेसाइज जो करते हैं हम वो अलग से हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे नेचुरल गैस। सो दीज आर 3 मेजर नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। इसके अलावा हमारे पास आर्टिफिशियल बहुत सारे हैं जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह हैं। ये पॉइंटर मैंने पकड़े हैं, बोर्ड आपके सामने, इसमें इंक है। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हम खुद से सिंथेसाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मूव करते हैं टुवर्ड्स कोल। तो हमें सीखना है बेसिकली कोल है क्या। ठीक है, तो आप देखो जो तकरीबन ना 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स अगो, ये साइंटिस्ट का मानना है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव स्टडी से ये बात पता चलती है, रेडियो एक्टिव स्टडी से ये बात पता चलती है कि कितने साल ये जो है हमारे पास कोल को गुजर चुके हैं। तो तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो जो हैं ये तकरीबन 5 करोड़ साल बनते हैं। ये डायनासोर्स की एज में अब अगर हम चले जाएं तो ये कहना जो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 500 साल पहले ये हुआ था कि जो प्लांट्स थे ना, जो पौधे थे वो दब गए थे ज़मीन के नीचे। ठीक है, तो वो जो लकड़ी थी जो ज़मीन के नीचे दब गई थी उस पर डिकम्पोजिशन हुई, उसकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हुई, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट आया, प्रेशर का इफ़ेक्ट आया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो लकड़ी थी ना वो कन्वर्ट होती गई इनटू कोल, और लास्ट पे वो हमारे पास कोल की फॉर्म में, ब्लैकिश फॉर्म में हमें देखने को मिला। तो अभी आपने ये स्टूडेंट्स याद रखना है कि कोल कैसे बनता है, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये वुड की डिकम्पोजिशन से बनता है। तो ये हमारे पास वुड है। ठीक है, ये वो वुड है जो हमारे पास डेड होगी, यानी जो डेड ट्रीज़ हैं या हमारे पास कोई भी डेड जो लकड़ी होती है, ठीक है, उसको हम वुड बोलेंगे। अब उस पर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगी, इस पर क्या होगी, बैक्टीरियल, ठीक है, डिकम्पोजिशन। तो लकड़ी की जब बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है उससे जो पहली वुड से, लकड़ी से पहली जो फॉर्म बनती है उसको पीट बोलते हैं। ठीक है, ये गली सड़ी लकड़ी को आप कह सकते हो। ये होती तो लकड़ी है, इसमें बहुत कम परसेंटेज होती है कार्बन की, तकरीबन 20% इसमें कार्बन मौजूद होती है, लेकिन इसको हम बोलते हैं पीट। ठीक है, अब ये पीट जो है ये ज़मीन के नीचे अब आ चुकी है, इसके ऊपर मट्टी आ चुकी है, तो अब इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट भी डेफिनेटली होने वाला है, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर चेंज होगा, इसी तरह प्रेशर भी इसके ऊपर लगेगा जो मट्टी का होगा। ठीक है, तो ये जो पीट है ये फिर कन्वर्ट हो जाएगी इससे नेक्स्ट कंपोजिशन लिग्नाइट में। ये जो हमारे पास है ना, वुड, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, दीज आर दी मेजर कंपोजिशन ऑफ कोल। ठीक है, अब पीट जो है इसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट होगा तो ये अपनी नेक्स्ट कंपोजिशन जो कि लिग्नाइट है उसमें चेंज हो जाएगी। ये लिग्नाइट जो है ये भी कोई प्योर कार्बन की फॉर्म नहीं है। ठीक है, इसमें भी तकरीबन 30 से 40% जो है वो कार्बन की मिकदार हो सकती है। अब इस पर फर्दर जो है प्रेशर लगेगा, सालों गुजरते जाएंगे, टाइम गुजरता रहेगा। ठीक है, फर्दर इस पर प्रेशर लगेगा तो ये बन जाएगा बिटुमिनस कोल। ये काफ़ी हद तक जो है वो कार्बन की प्योर फॉर्म है। ओके, ये जो बिटुमिनस कोल है इसको हम मुख्तलिफ प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको जो हमारे पास ब्रिक्स पकाने के लिए जो भट्टे होते हैं उसमें इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें तकरीबन 60 से 70% जो है वो कार्बन की मिकदार हो सकती है। फर्दर इस पर टाइम गुजरेगा, प्रेशर लगेगा, तो ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो बनेगी वो होगी एंथ्रासाइट। अब
एंथ्रासाइड को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ये जो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जिसको हम एक तो हमारे पास होते हैं जो चलते हैं पेट्रोलियम से, ठीक है, एक होते हैं हमारे पास कोल से जो बनने वाले, जैसे साहिवाल में एक प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। तो वो जो कोल होता है ऐसे प्लांट्स में जहाँ पे हम बिजली जनरेट करते हैं उनको, यानी ये हमारे पास एंथ्रासाइड कोल होता है, और इसमें खासी ज़्यादा मिकदार होती है कार्बन की, और यहाँ पे जो कार्बन की परसेंटेज है वो 80 से लेके 99% तक हो सकती है। यानी जो हमारे पास एंथ्रासाइड है इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो शॉर्ट में आ जाती है, ठीक है, कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या होती है। देखो हमारे पास जो कोल है ना, ये जो कोयला है जिसको हम उर्दू में कोयला बोलते हैं, इंग्लिश में कोल है, ये कोल को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर होता है 500 से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम कोल को इतने टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कम मिकदार जो है वो यूज़ की जाएगी। देखो अगर जो एयर होती है ना, ये बर्निंग में हेल्प करती है, अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देंगे वो तो सारा कोयला जल जाएगा, तो हमने कोयले को जलाना नहीं है, बल्कि उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके या उसकी कार्बोनाइजेशन करके उससे फर्दर इंपॉर्टेंट जो हमारे पास प्रोडक्ट्स वो लेनी है। तो हम क्या करेंगे, 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ये रेंज है, इतना कोल को हीट करते हैं, और किसकी गैर मौजूदगी में, एयर की गैर मौजूदगी में। तो फिर इससे फर्दर 3 चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है, कोल से 3 चीज़ें फर्दर बन जाती हैं। एक होता है कोक, ठीक है, ये सॉलिड होता है, ये ब्लैकिश फॉर्म सॉलिड जैसे पत्थर होता है ना, इस तरह का सॉलिड। इसके बाद हमारे पास कोल गैस बन जाती है, कोल गैस, ठीक है, जो जैसे हमारे पास सिंपल गैस होती है जिससे हम आग जलाते हैं, उस तरह की, इसको कोल गैस बोलते हैं। तो डेफिनेटली ये गैसेस फॉर्म में होती है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो है वो होती है कोल टार, जिसको हम कोल तार बोलते हैं उर्दू में, और ये आपने अक्सर देखी होगी जिसको हम लुक कहते हैं, ठीक है, सड़कों वगैरह पे और छतों वगैरह पे भी डालते हैं। तो ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होती है। तो अगर हम कोल को 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैर मौजूदगी हवा की में हीट करते हैं तो हमारे पास फर्दर 3 कंपोजिशन बन जाती हैं, कोक, कोल गैस एंड कोल टार। तो इस प्रोसेस का नाम हमने रखा है कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इफ़ वी हीट दी कोल इन दी एब्सेंस ऑफ एयर अबाउट 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वी विल ऑब्टेन फर्दर 3 बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, या कंपोजिशंस। वन इज कॉल्ड कोक, द अदर इज कोल गैस एंड द थर्ड वन इज कोल टार, एंड दिस होल प्रोसेस इज कलेक्टिवली नोन एज कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। दैट्स इट। अब लास्ट पे हम देख लेते हैं हमारे पास पाकिस्तान में इसके कितने सोर्सेज हैं। चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो वी विल डिस्कस अबाउट पाकिस्तान रिसोर्सेज, ठीक है। और इसमें अगर आप चेक करो तो हमारे पास तकरीबन 1.84 बिलियन टन्स तकरीबन जो हमारे पास सर्वे है ना, इतनी हमारे पास जो है वो कार्बन या आप कोल की जो है वो कह सकते हैं हमारे पास प्रोडक्शन मौजूद है। इसके अलावा भी हमारे कोयटा, बलूचिस्तान वगैरह इस तरह के जो इलाके हैं NWFP के, वहाँ पे डिस्कवरी होती रहती है। रिसेंटली सिंध में बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है, ठीक है, कोल की। तो ये डिस्कवरीज तो होती रहती हैं, लेकिन जो आपकी बुक में डाटा गिवन है आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। तो हमारे पास 1.84 बिलियन टन जो है वो कोयले की जो सोर्सेज पाकिस्तान में मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो लिखे हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही आता है कि आपसे पूछा जाता है पेपर में, कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या है। दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कोल क्या है और ये बनता कैसे और इसकी डिफरेंट कंपोजिशन लिखें। तो वो आपने ये लिखना है जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनमें जो डिफरेंट कंपोजिशन है वो 2 तरह की हैं, उसमें नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल गैस क्या है। तो नेचुरल गैस भी कोल के साथ ही बनती है, ठीक है। जब हमारे पास वुड जो है वो डेड हो जाती है, ठीक है, अंडर द अर्थ आफ्टर द डिकम्पोजिशन, ठीक है, एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, तो उसके बाद जो हमारे पास कोल के साथ फर्दर एक प्रोडक्ट बनती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस में जो सबसे ज़्यादा हमारे पास कंपोजिशन पाई, एक तो ये होते हैं लो हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स।
ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, यानी वो गैसेस होते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है गैस वो होती है मीथेन। तो ये जो घरों में हम, जिसको हम सुई गैस के नाम से जानते हैं, सुई के मकाम से ये निकलती है ज़्यादातर पाकिस्तान में, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा गैस होती है उसको मीथेन बोलते हैं। और इसकी जो कंपोजिशन है वो 80 से लेके 95% तक हो सकती है, ठीक है। जो हमारे पास नेचुरल गैस है ज़मीन से जो हम निकालते हैं, उसमें हमारे पास जो मीथेन गैस है जिसका फार्मूला CH4 है, ठीक है, आप FSC पार्ट 1 और मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। तो इसकी जो कंपोजिशन है या इसकी जो परसेंटेज है वो होती है 80 से लेके 90% तक। इसके अलावा भी हमारे पास गैसेस हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास हो सकती है इथेन गैस, ठीक है। इसके अलावा हो सकती है प्रोपेन और मैक्सिमम ब्यूटेन, क्योंकि उसके बाद जो पेंटेन और हेक्सेन है फिर वो लिक्विड की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो ये जो हमारे पास 3 गैसेस यहाँ पे मैंने लिखी हैं अप टू ब्यूटेन, ये भी इसमें मौजूद हो सकती हैं। और इनके जो रिसोर्सेज या सोर्सेज हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं? पाकिस्तान के वही इलाके जहाँ से हमें कोल जो है वो दस्तयाब होता है। इसके अलावा लास्ट पे जो हमारे पास है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अब क्या होती है, ये आप देख लें, ये ब्लैकिश लिक्विड फॉर्म की ज़मीन से निकलती है, ठीक है। ब्लैकिश लिक्विड हमारे पास मटेरियल होता है ये, ठीक है। और ये भी ज़मीन से ही निकलता है जहाँ से हमें कोक, कोल और ये जो नेचुरल गैस वगैरह हैं ये सारा कुछ मिलता है, वहीं से हमारे पास पेट्रोलियम। ये अब देख लें होता कैसे। देखो अब हमने कहा जो लकड़ी थी उसके ऊपर हमारे पास बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, प्रेशर टेम्परेचर इफेक्ट होता है, तो उससे बन जाता है कोल, ठीक है। अब कोल के साथ ज़ाहिरी बात है जब बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है तो गैसेस भी एक्सट्रैक्ट होती हैं, तो वो गैसेस ज़मीन के अंदर दब जाती हैं। जब हम उसमें ड्रिलिंग वगैरह करते हैं तो वो गैसेस भी हमें हासिल हो जाती हैं। इसके अलावा जब वो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है तो उसमें एक लीकेट होता है, उस लीकेट से हमारे पास पेट्रोलियम बनता है, ठीक है। अब वो पेट्रोलियम क्या होता है? ब्लैकिश लिक्विड मटीरियल है। अब ये पेट्रोलियम जो है वो 2 तरह की होती है। अब देखो पेट्रोलियम जो है बेसिकली ये हम रिफाइंड फॉर्म को बोलते हैं, जो हमारे पास एग्जैक्ट रिफाइंड फॉर्म होती है ना आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे पेट्रोलियम आना था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, नॉट कोल। तो जो पेट्रोलियम है ये रिफाइंड कब होती है? जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ओके। और जो हमने कहा ना ब्लैकिश लिक्विड मटीरियल, अब ये जो होता है ये क्रूड होता है, इसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम रिफाइंड कर लेते हैं, ठीक है, रिफाइंड फॉर्म will be called पेट्रोलियम, ठीक है। तो उसकी जो बिल्कुल प्योर फॉर्म है उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब हमारे पास क्या होता है, जो पेट्रोलियम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से, अर्थ से, उसकी क्रस्ट से, उसमें कोई एक कंपोजिशन नहीं होती, ठीक है। अभी हम उसकी कंपोजिशंस पे भी आएंगे। वो 9 से 10 कंपोजिशंस होती हैं और उनको हम जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनमें हासिल कैसे करते हैं, उसका हमारे पास जो ट्रिक है या फार्मूला है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब ये होती क्या है? देखो हम हीट करते हैं पेट्रोलियम को और उसमें डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम हीट करते हैं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ उसमें कंपोजिशन होती हैं, वो अलग अलग हो जाती हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास पेट्रोलियम में 1 से ज़्यादा कंपोजिशंस होती हैं। जब हम उनको मुख्तलिफ टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं तो हर जो कंपोजिशन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, तो इस तरह से उनको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। द कंपोजिशंस ऑफ पेट्रोलियम obtained by varying temperature, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे हासिल होती हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते किसको हैं? हमारे पास डिफरेंट बॉइलिंग रेंजेस पे बॉयल करने के बाद जो हमारे पास कंपोजिशंस हासिल होंगी उनको हम, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन एट डिफरेंट बॉइलिंग रेंज इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इससे हमें क्या हासिल होता है? द कंपोजिशंस ऑफ पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग टेम्परेचर, यहाँ पे रेंज हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें हासिल होता है। सो दैट्स अबाउट पेट्रोलियम। अब हम इसकी कंपोजिशंस पे आते हैं। तो इसी पेट्रोलियम फ्रैक्शन में नेक्स्ट हमारे पास वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है, द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स यानी फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स।
यानी हमारे पास मुख्तलिफ तरह के फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, उनको उनकी बॉइलिंग रेंज की बुनियाद पे हम अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, और इसको पूरे एक प्लांट में किया जाता है। और इस तरह की बहुत सारी जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें अटक ऑयल रिफाइनरी, इनको ऑयल रिफाइनरीज बोलते हैं, ठीक है, अटक ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, ये पिंडी में और इस्लामाबाद के एरियाज़ में मौजूद है। अटक ऑयल रिफाइनरी से जो हमारे पास पर एनम प्रोडक्शन है वो होती है तकरीबन 1.25 मिलियन टन्स, ठीक है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी हमारे पास रिफाइनरीज़ हैं उसमें कराची में 2 हमारे पास प्लांट मौजूद हैं, बिन कासम एरिया और इसके अलावा कराची के रेजिडेंटल एरियाज़ के करीब कराची ऑयल रिफाइनरीज़ हैं। ये तादाद में टोटल 2 हैं, ठीक है। तो इनसे तकरीबन 2.13 मिलियन टन्स जो है वो पेट्रोलियम हासिल किया जाता है। अब ये जो तादाद है ये वेरी करती रहती है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास मुल्तान में फातिमा के नाम से एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, तो उसके करीब ही है एक हमारे पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है, तो वो भी मुल्तान ऑयल रिफाइनरी के नाम से उसको जाना जाता है। तो वहाँ पे भी एक ऑयल रिफाइनरी मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे ऑयल रिफाइनरीज छोटी छोटी मौजूद हैं। तो ये यहाँ पे जो बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनका जिक्र किया गया है, तो ये आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है। ये इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़ा सा पूछ लेता है, क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। इसके अलावा इनकी फ्रैक्शंस हैं, इसका पूरा टेबल जो आपकी बुक में बना हुआ है वो आप देख लीजिएगा। उसमें जो पहली फ्रैक्शन है ना वो है नेचुरल गैस। इसमें 2-3 बातें बताना ज़रूरी होती हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आप बताएंगे नेचुरल गैस में जो बॉइलिंग रेंज है वो कितनी है, ठीक है। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है लेस दैन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रूम टेम्परेचर से ये बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे ये गैसेस हैं। तो इनमें पहली बात आपने बता दी बॉइलिंग रेंज जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगी। तो इसमें जो सेकंड थिंग है वो जो आपने बतानी है बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो है आपके पास इसमें कार्बन रेंज, ठीक है। तो कार्बन रेंज जो है वो यहाँ पे होती है कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक हो सकते हैं, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन तक इसमें जो है वो कंपोजिशन आ सकती हैं। अब एक कार्बन में देखें हमारे पास फार्मूला है CnH2n+2, ये हमारे पास फार्मूला है जिससे हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद फाइंड कर सकते हैं। देखें एक कार्बन में n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ n की वैल्यू 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 2 एंड +2 करेंगे तो टोटल 4 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो 4 के साथ 4 का डबल करें 8, 8 में 2 ऐड करें 10, तो ये, तो इसमें जो कार्बन रेंज है वो तकरीबन ये हो सकती है। और इसके बाद लास्ट पे आप लिखते होते हैं इसके यूजेस, ठीक है। इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो एज ए फ्यूल यूज़ होती है, आपको पता है, ईंधन के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस को। तो ये हमारे पास पहली कंपोजिशन है पेट्रोलियम में। अब देखो जब हम पेट्रोलियम को हीट करेंगे ना तो उसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे ही हमें ये जो है नेचुरल गैस हासिल हो जाएगी। तो लिहाजा ये पहली फ्रैक्शन हमें नेचुरल गैस मिलेगी। दूसरी हमारे पास है पेट्रोलियम ईथर, ठीक है, नेक्स्ट इज़ पेट्रोलियम ईथर। तो पेट्रोलियम ईथर में सबसे पहला हम बॉइलिंग रेंज लिखेंगे, वो होती है तकरीबन 20 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज पे, ठीक है। कार्बन रेंज जो है ये देखें 4 पे ख़त्म हुई थी, तो नेक्स्ट 5 है, तो 5 से लेके ये 6 तक हो सकती है, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ की जाती है। मुख्तलिफ हमारे पास केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस बनाने के लिए एज ए सॉल्वेंट यूज़ होती है। इसके बाद जो थर्ड यहाँ पे कंपोजिशन है उसको हम लिग्राइन और नेफ्था, ठीक है, ये हमारे पास। तो ये इसमें जो बॉइलिंग रेंज है वो होती तकरीबन 100 अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कहाँ से शुरू होगी, ज़ाहिर बात है ये 60 से, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसमें जो कार्बन रेंज है देखें 6 तक हम पहुँच गए थे, तो ये 6 से लेके 7 तक हो सकती है। और इसको हम मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं नेफ्था को, ठीक है। इसके अलावा भी इसको एज ए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ तरह की हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में। सो दैट्स इट। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिशन है गैसोलीन। गैसोलीन से हम बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं, इसको हम पेट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। पेट्रोल बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली हमारे पास पेट्रोलियम की कंपोजिशन है और सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। अब इसमें जो बॉइलिंग रेंज होती है वो 40 से लेकर 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है, मतलब वो क्वालिटी पे बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो कार्बन की रेंज पाई जाती है वो 4 से लेकर 8 तक होती है। मोस्टली कार्बन रेंज कितनी होती है, 4 से लेकर 8 तक। अब 8 में आपने हाइड्रोजन पूरे करने तो 8 को 2 से ज़रब दे 16 बनेगा, 2 ऐड कर दें तो आपके पास 18 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है,
और कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मोटर व्हीकल्स में, ठीक है, या मोबाइल्स में, जो मोबाइल व्हीकल्स हैं हमारे पास, तो उन सारों में एज ए फ्यूल इसको यूज़ किया जाता है। तो ये कंपोजिशन गैसोलीन आपने याद रखनी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैरोसिन। अब गैसोलीन और कैरोसिन में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये भी बेसिकली पेट्रोल होता है, ठीक है, लेकिन कैरोसिन जो पेट्रोल है ये थोड़ा सा आपके पास ज़्यादा एडवांस्ड होता है, ठीक है, और इसकी जो बर्निंग कैपेसिटी है थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ये ज़्यादा स्मूथली बर्न होता है, ठीक है। तो कैरोसिन जो है ये जहाज़ों में यानी जेट फ्यूल्स में यूज़ होते हैं, एज ए जेट फ्यूल यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा रिफाइंड फॉर्म है और इसमें जो बॉइलिंग रेंज है वो 175 से लेके 325 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है। कार्बन रेंज इसमें 8 से लेके 14 तक। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी। इसके बाद गैस ऑयल है, इसको हम डीजल बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है आपको पता है? जो लोडेड व्हीकल्स हैं जैसे ट्रक वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनको हम हाई ट्रैफिक व्हीकल्स बोलते हैं, तो वहाँ पे ये गैस ऑयल यूज़ होती है। और इसमें जो बॉइलिंग रेंज है वो 275 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होती है। और इसका दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया, डीजल है, ठीक है, कॉमनली हम इसको डीजल बोल देते हैं। और इसमें जो कार्बन रेंज है वो इससे फिर आप देख लें, ये हमने 8 से 14 तक की थी, ठीक है, तो इसमें जो है वो 14 से तकरीबन 18 तक हो सकती है, यानी हायर हाइड्रोकार्बन इसमें होते हैं, समथिंग लेस देन 18 होती है या तकरीबन जाके 18 तक। और इसके बाद इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? अभी मैंने बताया आपको, जो हमारे पास लोडेड व्हीकल्स हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है, यानी ऐसी व्हीकल्स जिनकी हमने ज़्यादा स्पीड तो नहीं बनानी होती लेकिन उनसे वजन ज़्यादा खींचना होता है, जैसे हमारे पास टैंक वगैरह होते हैं, ठीक है, आर्मी के पास, तो उसमें भी ये यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, ये भी हमें पेट्रोलियम से हासिल होता है। और लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम इंजन ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है, इंजन ऑयल। तो जो इंजन में ऑयल हम डालते हैं जो काफ़ी लुब्रिकेशन रखता है, ठीक है, और इंजन को स्मूथली चलने में हेल्प आउट करता है, उसको हम लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं। और ये विस्कस लिक्विड है, ठीक है, ये भी लिक्विड है और इसकी बॉइलिंग रेंज मुख्तलिफ तरह से वैरी कर सकती है। मतलब जो मोटरसाइकिल में डलता है वो थोड़ा सा कम विस्कस होता है, जो उससे ज़्यादा हैवी व्हीकल्स में डलता है वो ज़्यादा विस्कस होता है। तो बॉइलिंग रेंज इसकी वैरी कर सकती है। कार्बन रेंज इसमें ग्रेटर दैन क्या होगी? 18, ठीक है, कार्बन 18 से ज़्यादा इसमें हो सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पैराफिन वैक्सेस। तो ये हमारे पास नॉर्मली क्या है? सॉलिड है। ये वैक्सेस पैराफिन्स जो हैं ये भी पेट्रोलियम से हासिल होते हैं और ये नॉर्मली क्या है? जैसे ग्रीसेस वगैरह होती हैं, ठीक है। अब ग्रीस जो है ये बेसिकली तो लिक्विड नहीं है, सॉलिड है, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत कम होता है, मतलब 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन होते ये सॉलिड हैं। और लास्ट पे जो हमारे पास आखिरी 9वीं फ्रैक्शन है वो है एस्फाल्ट, ठीक है, जिसको हम लुक बोलते हैं। और वो कहाँ पे यूज़ होती है? वो रोड्स पे यूज़ करते हैं हम, वो भी सॉलिड है, या हम उसको छतों पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 अबाउट चैप्टर नंबर 7, वो सारा बेस था हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने कोल पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने नेचुरल गैस पढ़ी और लास्ट में हमने पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम में कुछ टर्म्स हैं वो आपने याद रखनी है कि पेट्रोलियम क्या है, क्रूड ऑयल क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, उसकी डिफरेंट कंपोजिशंस क्या हैं, और फिर ये जो पेट्रोलियम की पैदावार है हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन कितनी है, और कौन सी रिफाइनरीज जो हैं वो क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करके हमें इन हालतों में, मुख्तलिफ़ हालतों में फ़रोख्त करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।